एवरीवन, आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर संसाधन और विकास। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि संसाधन ही क्या होता है। संसाधन ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे जीवन को सरल करें। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को बुक्स मिली हुई हैं, वो आपके लिए संसाधन है क्योंकि आप उनसे पढ़ पा रहे हैं और पढ़कर आप आगे जाएंगे, बिजनेस करेंगे या जो कुछ भी आपका मन चाहे। तो ज़्यादातर चीज़ें जो देश में है, जो हम अपने डेली यूज़ में लेते हैं अपनी हेल्प के लिए, वो सभी चीज़ें संसाधन होती हैं। लेकिन संसाधन ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ हो। संसाधन को हम तभी मान्यता देंगे कि वो संसाधन है जब वो सांस्कृतिक रूप से अपनाया जाए, सभी लोग उसे अपनाएं कि हाँ, ये हेल्प कर रहा है हमारे जीवन में और ये संसाधन है। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको बना पाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो उसका हम क्या करेंगे, वो हमारा किस काम का संसाधन होगा। और साथ ही आर्थिक रूप से संभव भी होना चाहिए, सभी लोग उसे अफोर्ड कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग उसे ले पाए और गरीब लोग ना ले पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पाए, ऐसा ही संसाधन होना चाहिए। तभी उसको माना जाएगा कि वो एक संसाधन है। अब संसाधन ना कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पादन के आधार पर, बनने के आधार पर कि संसाधन किस किस तरीके के हैं। तो पहला है जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैव संसाधन जो होते हैं उनमें जीवन होता है और वो प्रकृति के द्वारा हमें मिले हुए हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनमें जीवन है, पेड़ वगैरह भी आएंगे। और अजैव संसाधन वो होंगे जो कि निर्जीव हैं, जिनमें जीवन नहीं है। फिर दूसरा टाइप आता है समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त होने के स्तर के आधार पर कि कौन सा संसाधन कब समाप्त हो सकता है और कब नहीं। तो एक इसमें आता है नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम किसी भी द्वारा टेक्नोलॉजी, या तो हमारे पास हो यांत्रिक चीज़ें हो या रासायनिक केमिकल्स द्वारा उनको वापस बनाया जा सकता है। तो उसके एग्जाम्पल हो गए हवा, पानी और सूरज की रोशनी। ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगे और बहुत जल्द ही हो सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह, ये सभी चीज़ें। तो इनको हमें अच्छे से यूज़ करना है, कम से कम यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हमें थोड़ी सी दूर चलकर जाना है तो हम पैदल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी दूर भी जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे। हमें खुद भी चलना चाहिए क्योंकि उन्हें हम नहीं बना सकते, वो प्राकृतिक रूप से बनते हैं और उन्हें बनने में बहुत सारा समय चाहिए होता है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब ओनरशिप, वो संसाधन किसका है। एक तो होता है निजी, जो कि हमारा संसाधन है, जैसे हमने एक रूम ले रखा है, वो हमारा है, हमारा निजी है। और दूसरा संसाधन जो सार्वजनिक रूप से अपनाया जाता है, जैसे कि पार्क वगैरह, उसे आप ये नहीं कह सकते कि तुम यहाँ मत आओ, ये सिर्फ मेरा है। वहाँ पे पूरी कॉलोनी के सभी लोग जा सकते हैं। फिर आते हैं राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो देश के सभी लोग यूज़ करते हैं। देन जो फोर्थ टाइप है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो कि वर्ल्ड के सभी लोग मिलकर यूज़ करते हैं। अब वो कैसे? अब जैसे भारत है, भारत की सीमा के बाद, यानी भारत के बॉर्डर के बाद जो 200 मील दूर तक का समुद्र होगा, वो सभी संसाधन भारत के होंगे। लेकिन 200 मील से आगे जितना भी एरिया होगा, जितना भी समुद्र होगा, वो जो भी आएगा वो पूरा वर्ल्ड आपस में मिलकर यूज़ करेगा। फिर आता है विकास के स्तर के आधार पर
संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो 4 टाइप्स के हैं। पहला, ऐसे संसाधन जो हमारे पास हैं लेकिन अभी उन्हें हम यूज़ नहीं करते, उन्हें अभी यूज़ में नहीं लाया गया है, इनको संभावी संसाधन कहते हैं। दूसरे, वो संसाधन जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, उनकी गुणवत्ता की निर्धारित भी की चुकी है, तो वो सभी जो संसाधन हैं वो होते हैं विकसित संसाधन। फिर तीसरा, ऐसे संसाधन जो हमारे पास टेक्नोलॉजी उनके लिए नहीं है। संसाधन तो है लेकिन हमें उन्हें यूज़ कैसे करना है, टेक्नोलॉजी हमारे पास उतनी नहीं है, तो उसको कहते हैं भंडारित संसाधन। फिर जो 4th टाइप है वो है, हमारे पास संसाधन है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उन्हें हमने अभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है हमने 4th टाइप आता है ऐसे संसाधन जो हमारे पास है लेकिन टेक्नोलॉजी भी है बट हमने उसे यूज़ नहीं किया। अब यूज़ क्यों नहीं किया जब संसाधन भी है, टेक्नोलॉजी भी है? तो ऐसा हो सकता है कि वो सांस्कृतिक रूप से अपनाया ना गया हो या आर्थिक रूप से संभव ना हो, सिर्फ बहुत मिलियनर्स लोग या बहुत अमीर लोग ही उसे ले पाए, तो इसलिए उन्हें अभी यूज़ में नहीं लाया गया, तो उन्हें कहते हैं संचित संसाधन। फिर इस चैप्टर का एक पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि हम संसाधन को यूज़ करें लेकिन अच्छे तरीके से यूज़ करें, ताकि हम संसाधन को इस तरह यूज़ करें कि हम तो उसे यूज़ करें, साथ ही में उसे बचा कर रख पाए आगे की जनरेशन्स के लिए, ताकि संसाधन ख़त्म ना हो। हमें अच्छे से उन्हें यूज़ करना है, तो इस तरीके को यूज़ करने की इस विधि को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। हमें आगे की जनरेशन्स का भी विकास करना है, उनके बारे में भी सोचना है। फिर इस चैप्टर में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा भी होगा, बुक में भी है। 1992 में 1992 में ब्राज़ील में क्या हुआ था, पूरी एक बैठक हुई थी जिसको एजेंडा 21 का नाम दिया गया था, और ब्राज़ील का शहर है वो, उसका नाम है रियो डी जेनेरो। वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे और वहाँ पर ये सभी बातें की गई थी कि हमें संसाधन को अच्छे से यूज़ करना है, संसाधन नियोजन करना है, सतत पोषणीय विकास करना है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी 2 या 3 नंबर में एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हैं। अब एक लाइन है जो गांधी जी ने कहा था कि संसाधन हमारे पास काफ़ी हैं लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि नहीं है। अब किसी को कितनी ज़रूरत है, हम उनको संसाधन प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन लालच की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, वो तो बढ़ता ही जाता है। तो ऐसा गांधी जी ने कहा था। फिर आते हैं मृदा के प्रकार, यानी मिट्टी के प्रकार, मिट्टी किस किस तरह की है। तो आपके सिलेबस में 6 तरह की मिट्टी के बारे में बता रखा है। पहली तो है जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की है, एक खादर और एक भांगर। अब खादर जो मिट्टी होती है ना, वो नई मिट्टी होती है जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है, और भांगर जो मिट्टी है वो थोड़ी पुरानी जलोढ़ मृदा होती है लेकिन उतनी उपजाऊ नहीं होती। और ये मिट्टी किस तरह से बनती है, तो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, हिमालय वगैरह, इन सभी पहाड़ियों से जो नदियाँ आती हैं, मेन 3 नदियाँ आती हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों के द्वारा जो कॉर्नर्स में जो मिट्टी होती है वो नदी अपने साथ बहा कर ले आती है और मैदान का एक निर्माण करती है। तो इसका निर्माण ऐसे होता है। फिर ये मिट्टी उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें काफ़ी तरह की खेती की जा सकती है, जैसे गन्ना,
गेहूँ, चावल, ये सभी और मक्का भी, काफ़ी सारी तरह की फसलें यहाँ उगाई जा सकती है। फिर आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है शैलों के अपरदन से बनती है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र वगैरह में पाई जाती है। और इस मिट्टी का गुण क्या है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है और बहुत बहुत छोटे छोटे कण होते हैं इस मिट्टी के, और ये नमी भी सोख सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर सोख सकती है। और यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत खाद वगैरह अच्छे से डाली जाए तो कपास, तिलहन और तंबाकू की खेती की जा सकती है। लाल पीली मिट्टी शैलों के अपरदन से नहीं। फिर आती है लाल पीली मिट्टी। ये शैलों के अपरदन से बनती है और छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे इलाकों में ये पाई जाती है। इसमें लोहे के कारण ना लाल रंग आ जाता है और जो पीला रंग होता है पानी के कारण होता है। फिर जो चौथा टाइप है वो है लेटराइट मृदा। अब ये जो मिट्टी है ये भी आग्नेय शैलों से बनी है। फिर आती है लेटराइट मृदा। ये जो है काफ़ी सारी बारिश के कारण बनती है। अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो जो मिट्टी उत्पन्न होती है वो लेटराइट मृदा होती है। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम जैसे इलाकों में पाई जाती है, क्योंकि इधर ज़्यादा बारिश होती होगी तो इन इलाकों में ये पाई जाती है। यहाँ पे काजू, कॉफ़ी, चाय वगैरह की खेती की जाती है। फिर आती है मरुस्थलीय मृदा यानी रेतीली मिट्टी। ये रेत और शैलों के अपरदन से बनती है और ये ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। और यहाँ पर खेती किस तरह की होती है? मोटा अनाज यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उगाया जा सकता है और मक्का वगैरह भी यहाँ पे उगाया जा सकता है। फिर आती है पर्वतीय मृदा। फिर आती है पर्वतीय मृदा या वन मृदा। तो पर्वतीय मृदा है तो ज़्यादातर पहाड़ों, पर्वत वगैरह पर ही ये पाई जाएगी और यहाँ पर मसाले वगैरह और लकड़ी वाले जो पेड़ हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह की खेती की जाती है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है मृदा का अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होता है या बहाव हो जाता है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो ये चीज़ होती कैसे, इसका क्या कारण है? क्या होता है, या तो ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ जाए या ज़्यादा हवा अगर चलने लग जाए तो हवा के साथ मिट्टी भी बहकर आगे चली जाती है, तो इसको ही मृदा अपरदन कहते हैं। और साथ ही साथ इसके क्या कारण हैं, ये क्यों होती है? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर यहाँ पे अच्छी तरह से जुताई ना की जाए या काफ़ी ज़्यादा पानी से इधर सिंचाई की जाए इधर की फसलों में। नेक्स्ट जो आता है कि अति पशुचारण के कारण भी होता है। ज़्यादा अगर हम बकरी वगैरह को जो चराते हैं वो लोग अगर चराने लगते हैं तो मिट्टी भी उड़ जाती है। अब ये तो इसका प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सल्यूशन भी है। इसको यहाँ पर कैसे खेती की जा सकती है, उसका सल्यूशन तो ये है कि सर्वोच्च यहाँ पे रेखाएं बनाकर खेती की जा सकती है या फिर पट्टियाँ बनाकर खेती की जा सकती है। जैसे इस 2 पट्टी में मटर की खेती या अगली 2 पट्टी में गन्ने की खेती, इस तरह से यहाँ पे खेती की जा सकती है। और अगर जैसे कोई ढाल वाली मिट्टी है यानी ऐसे वो स्लाइड सी है मिट्टी की बनी हुई, तो उधर सीढ़ियाँ बनाकर खेती की जा सकती है। सीढ़ियों में वहाँ पर खेती करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वहाँ खेती की जानी चाहिए, क्योंकि जो पेड़ होते हैं पेड़ों की जड़ें उस मिट्टी को पकड़े रखेगी। ठीक है, तो ये मृदा अपरदन के जो भी हैं सॉल्यूशंस हैं। फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। काफ़ी सारे आंदोलन, 3-4 आंदोलन किए गए थे प्रकृति से रिलेटेड, उन्हें देखते हैं।
सबसे पहला तो है खेजड़ी आंदोलन, जो 1700 में किया गया और राजस्थान में। खेजड़ी आंदोलन क्या था कि काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ गया था, भूखमरी पूरी छा गई थी पूरे देश में और ज़्यादातर राजस्थान में। तो लोग काफ़ी भूख से मर रहे थे, बीमार भी हो रहे थे, बीमारी से भी काफ़ी लोग मरे। लेकिन वहाँ पर जो खेजड़ी का पेड़ था वो ज़िंदा रह पाया। वहाँ पर खेती बिल्कुल नहीं हो पाई क्योंकि पूरी ज़मीन सूख चुकी थी, लेकिन तब भी खेजड़ी का पेड़ जो था वो सूखे में उग रहा था। तो लोगों ने खेजड़ी के पत्ते खाकर जो जीवित रह पाए, ये पूरा आंदोलन चलाया गया कि खेजड़ी का पेड़ बचाना है। फिर आता है चिपको आंदोलन, ये टिहरी गढ़वाल में किया गया और 1973 में ये आंदोलन चलाया गया था। इसमें क्या था, जो लोग काफ़ी सारे सरकार के द्वारा जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, या काफ़ी बिजनेसमैन जो होते हैं पूरी जंगल साफ़ कर देते हैं और वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्हें ये पसंद नहीं आया और वो लोग पेड़ से जाकर चिपक गए, पेड़ को हक कर लिया कि ये पेड़ नहीं काट सकते, यही तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, इन्हीं से तो हमारी ज़िंदगी है। फिर आता है साइलेंट वैली आंदोलन, ये 1978 में और केरल में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि गुजरात में चलाया गया और 1985 में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था, जो नर्मदा नदी थी वो काफ़ी गंदगी हो गई थी, वहाँ पर काफ़ी कचरा था। तो ये चीज़ें चलाई गई थी कि वहाँ पे मशीन्स लगाए गए ताकि वहाँ साफ़ सफाई की जा सके। तो यही था आज का चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, अच्छे से समझ आ गया होगा और प्रकृति से ही रिलेटेड था। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू।